हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आज बता देता हूं, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये नई सीरीज का नाम है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहले हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन देखेंगे। आगमन देखने के बाद आपको एक बात पता चलेगी कि आखिर पुर्तगालियों को या यूरोपियंस को ये अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाले एरिया से आने की जरूरत क्या पड़ गई थी, क्यों वो यहाँ पे आए थे। वो चाहते तो पर्शियन वाले एरिया से या अरेबियन वाले एरिया से या भी सिल्क रूट से भी आ सकते थे, जैसा कि आपको रेड लाइन दिखाई पड़ रही होगी। तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ इतनी बात करेंगे कि आखिर यूरोपियंस ये केप ऑफ गुड होप से क्यों होते हुए आए, इतना लंबा ये ऐसे करके अफ्रीका महाद्वीप का सफर ऐसे क्यों तय करके आए, लोग इधर से भी आ सकते थे। ठीक है, फिर अगले टर्न पर हम लोग 1600 का चार्टर एक्ट, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे निर्माण हुआ, कितने पार्टनर थे इसमें, कौन इसका प्रशासन संभालता था। धीमे धीमे जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, तलिकोटा का युद्ध 1565 में, इसके राक्षस तांगड़ी युद्ध कहते हैं, 1726 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। यानी डेली में आपको 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट का एक टॉपिक दूंगा और उसको आप पढ़ते रहिएगा डेली, और बड़े से बड़ा पेपर क्रैक करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। जैसे डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, वैसे मैं डेली बेसिस पे इसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समझिएगा कि भारत का जो व्यापार का संबंध है यूनानियों से या आप कह सकते हैं कि यूरोप से, वो आज का नहीं है। यदि आप देखेंगे तो सिकंदर महान है ना, जिसको द अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, सिकंदर थर्ड के नाम से जाना जाता है, वो आप देखेंगे कि खैबर दर्रे को पार करते हुए, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए यहाँ पर आया था। आपको ये बात पता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, यानी कि जो ग्रेको एम्पायर चल रहा था, यूनानी एम्पायर चल रहा था, उनका संबंध भारत से पहले से ही जुड़ चुका था। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीयोकस से कहा था कि हमको सूखे अंजीर दो, मीठी मदरा दो, दार्शनिक दो, तो उसने अंजीर दे दिए थे, मदरा दे दी थी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। यानी कि आज से मान के चलिए कि 2300 साल पुराना इतिहास हम उठा के देखें तो हमारा व्यापार का संबंध यूरोप से पहले से नजर में आता है। तो ऐसी क्या मजबूरियां पड़ी जो पूरी तरीके से है ना यहाँ से व्यापार बंद हो गया और उनको केप ऑफ गुड होप की खोज करनी पड़ी, या फिर पुर्तगालियों की क्या खोज थी, क्या भारत पहले नहीं था, भारत तो पहले से ही था। तो आखिर क्यों कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, क्या कोलंबस भारत की खोज में आया था? तो आपका आंसर आएगा हाँ, वो भारत की खोज में आया था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना ही चाहता था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश अमेरिका चला गया और उसने अमेरिका की खोज कर ली। तो अब नए नए समुद्री मार्गों की खोज कैसे होगी और क्यों होगी, इसको मैं बता देता हूं आपको, जल्दी समझिएगा। देखो बेटा, ये जो यूरोप आप देख पा रहे हैं, यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पर बात करें, यदि आप थोड़ी सी बात वर्ल्ड हिस्ट्री पर करें, तो ये पूरा कहलाता है रोमन अंपायर। ये पूरा कहलाएगा आपका यूरोप में रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो आप जो आजकल इटली का जो छोटा सा रोम देख रहे हैं, पहले वो पूरे यूरोप पर कब्जा किए हुए था, और इसके दो भाग हो जाते हैं आगे चलकर। रोमन अंपायर के दो भाग हो जाते हैं, 20 से बढ़ आएगा ये, इधर हो जाएगा वेस्टर्न रोमन अंपायर और ये हो जाएगा ईस्टर्न रोमन अंपायर। ये जो ईस्टर्न रोमन अंपायर है, आप देखेंगे कि जितने भी रूट है, जो सिल्क रूट है ना, कुस्तुनतुनिया है जिसको हम कैस्टेनिपोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर किसका कब्जा रहेगा? तो आपका आंसर रहेगा ईस्टर्न रोमन अंपायर का कब्जा रहेगा। इस ईस्टर्न रोमन अंपायर को हम लोग बाइजेंटीन अंपायर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बाइजेंटीन अंपायर के नाम से जानते हैं। डरिएगा नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको पढ़ना ही है बेटा है। तो जो ईस्टर्न रोमन अंपायर है, इसको हम लोग बाइजेंटीन अंपायर के नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न रोमन अंपायर। तो बाइजेंटीन रोमन अंपायर हमेशा समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापार करने के रास्ते कई सारे हैं और इनको व्यापार के लिए लंबा रास्ता चूज करना पड़ेगा जो बाइजेंटीन अंपायर से होते हुए जाएगा। तो भले कुस्तुनतुनिया और ये जो अनातोलिया है, इन सब पर किसका अधिकार होता था? बाइजेंटीन अंपायर का अधिकार होता था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद वो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको कनेक्ट कर दे और आपको थोड़ा सा दिमाग तेज चले, कि जो बाइजेंटीन अंपायर है, यहाँ पे जितने स्कॉलर्स हैं, जितने विद्वान हैं, जितने भी विद्वान रहेंगे, शिल्पकार रहेंगे, मूर्तिकार रहेंगे, लेखक होंगे, कवि होंगे, यानी जितने भी स्कॉलर्स होंगे, विद्वान होंगे, वो सब आपके बाइजेंटीन अंपायर में होंगे। पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट लिखा गया, जैसे बाइबिल है, जो बाइबिल आपके दो भागों में बटी हुई है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा गया है कि जो भी चीज हो रही है वो भगवान कर रहे हैं, यीशु कर रहे हैं, ईसा मसीह कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे पानी बह रहा है तो ईसा मसीह बहा रहे हैं, पानी अगर सूख गया है तो ईसा मसीह ने कर दिया है, मछली मर गई है तो ईसा मसीह ने कर दिया है, मतलब हर चीज उनका भगवान के ऊपर डिपेंड कर दिया, मतलब पूरी तरीके से अंधविश्वासों का ये जीवन जी रहे थे। कौन लोग बेटा? तो आपका आंसर आएगा कि वेस्टर्न रोमन अंपायर वाले।
ठीक है ना। तो पहले ये लोग इस प्रकार से जीवन जीते थे, यानी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो अंधविश्वासों से भरा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे स्कॉलर्स पैदा हुए, बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, आपको पता ही है बड़े बड़े विद्वान जब पैदा हुए, है ना, तो आपने देखा होगा जितने भी यूरोपियन विद्वान है, जैसे कि किसी को ही मान लो जैसे कि यूरोप में गैलीलियो पैदा हुए, है ना, कोपरनिकस पैदा हुए, ठीक है, न्यूटन पैदा हुए, है ना, और सोक्रेटिस पैदा हुआ, है ना, अरिस्टोटल पैदा हुआ। तो अगर देखेंगे सिकंदर गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु गुरु कौन था? प्लेटो गुरु कौन था? सुकरात, है ना। तो बड़े बड़े विद्वान जो थे, है ना, उनकी जो विद्वानों की जो पीढ़ी थी वो सब आपकी किस में आ गई थी बेटा? बाइजेंटीन अंपायर में आ गई थी। यानी कि ये लोग समय के हिसाब से बदलाव ला रहे थे। ये लोग ओल्ड टेस्टामेंट को धीमे धीमे गलत प्रूफ कर रहे थे और वो कहते साइंस की तरफ बढ़ो, है ना, और हर चीज का अपना लॉजिक होता है। पहले ये लोग कहते थे कि भगवान केंद्र में है। ये लोग कहते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान केंद्र में है और उसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ उसके चारों ओर घूम रहा है। लेकिन ये लोग कहने लगे, जो बाइजेंटीन अंपायर वाले लोग थे वो कहते नहीं, कभी इन्होंने कहा सूर्य केंद्र में है तो कभी कहा पृथ्वी केंद्र में है। यानी कि ये लोग हमेशा चीजों को प्रूफ करने में लगे रहे। अगर कोई भी व्यक्ति बाइजेंटीन अंपायर का जो होता था, वो अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टर्न रोमन अंपायर में जाता था और कहता था नहीं, इसका लॉजिक है, अगर ये पानी बह रहा है, यदि उल्टा बह रहा है, सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका लॉजिक है, ये ग्रेविटेशन है। जब ये सब बातें कोई करता था वेस्टर्न रोमन अंपायर में जाके, तो रोमन कैथोलिक का जो चर्च होता था, रोमन कैथोलिक जो चर्च होता था, उसकी एक हायरार्की बनी हुई थी। इस प्रकार से नीचे क्लर्जी वगैरह इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारी होते थे, और जो भी साइंस को सही प्रूफ करने की कोशिश करता था उसको क्रूसीफाई कर दिया जाता था, यानी कि उसको मार दिया जाता था, फांसी लटका दिया जाता था, या उसको ऐसे करके क्रॉस बनाकर उसको कील गाड़ दी जाती थी और मार दिया जाता था। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि जो वेस्टर्न रोमन अंपायर होगा वो पूरे तरीके से रूढ़िवादी होगा। वो कभी भी साइंस को नहीं मान के चलेगा, वो कभी भी लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर हर चीज यहाँ पर कह देगा कि इंसान गुलाम है। यहाँ पर ये कह दिया जाएगा कि जो इंसान है वो भगवान का गुलाम है और भगवान का सेवक मैं हूँ। भगवान ने मुझको चुना है, मैं पादरी हूँ, मुझको भगवान ने चुना है और तुम लोग गुलाम हो, तुम्हारा काम है ना मेरी सेवा करना और मेरा काम है भगवान की सेवा करना। तो इंसान को यहाँ पर पूरी तरीके से गुलाम बना के धर दिया था। ठीक है, दिन भर शोषण होता था उनका, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, कोई भी हो, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को भी उनका भी शोषण किया जाता था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, कोई बात बता रहा था तो उसको मार दिया जा रहा था। अब क्या होगा? अब ये कहते नहीं है भगवान घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत समय तक ये चलता रहा। डार्क एजेस कहते हैं इसको, 5 BC से लेकर, है ना, 1400 AD तक के आसपास हम बात की जाए तो ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका डार्क एजेस कहलाएगा, यूरोप का डार्क एजेस कहलाएगा, अंधकार युग कहलाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा कि भगवान अगर देर है तो अंधेर नहीं। यहाँ पर ये जो एरिया वाला देख रहे हैं, जो बाइजेंटीन अंपायर है, इस पर एक नई सल्तनत उभर कर आएगी, जिसका नाम होगा उस्मानी साम्राज्य या उस्मानी सल्तनत। समझिएगा, अब एक नया उस्मान एक आदमी था, ठीक है ना, तो उसने उस्मानी सल्तनत की स्थापना करी और उस्मानी सल्तनत की स्थापना करते 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 पूरे अरब पर कब्जा कर लिया, पूरे पर्शिया पर कब्जा कर लिया और धीमे धीमे उसने बाइजेंटीन अंपायर के लोगों को भी हरा दिया। अब जब उस्मान, इसे कहते हैं ऑटोमन अंपायर, इसे क्या कहते हैं भैया? ऑटोमन अंपायर। आप देखें जब बाबर पढ़ रहे होते हैं तो बाबर ने जो लड़ने की विधि है वो उस्मानियों से ही सीखी थी। बाबर ने जो लड़ने की विधि है वो किससे सीखी थी? उस्मानियों से ही सीखी थी। उस्मानियों ने ही सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था बाबर के खिलाफ, फिर बाबर ने भी सीख लिया था अच्छा ऐसा लड़ा जाता है। समझिएगा क्या हुआ कि इन उस्मानियों ने पूरी तरीके से इस बाइजेंटीन अंपायर को हरा दिया और इस पूरे सिल्क रूट पर, और ये जो ट्रेड रूट होता था, और ये जो सिल्क रूट होता था, इस पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया। और अरब के लोग कहां पर व्यापार करने लगे? अरब के लोग भारत में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बाइजेंटीन अंपायर हार गया है, ये जो ईस्टर्न रोमन अंपायर हार गया है, तो इनसे कुछ कहा नहीं गया। कहा गया, इस उस्मानियों ने कहा, इन बाइजेंटीन अंपायर के लोगों को, इन विद्वानों को, इन स्कॉलर्स को ये कहा गया कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म अपना लो। तो उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम धर्म तो नहीं अपनाएंगे। कहा नहीं, इस्लाम धर्म तुम्हें अपनाना पड़ेगा वरना हम तुम्हारा ये व्यापार का रास्ता बंद कर देंगे। इस कुस्तुनतुनिया पर, इस पूरे अनातोलिया पर पूरी तरीके से कब्जा तो मेरा हो ही गया है, यानी सिल्क रूट पर भी कब्जा मेरा हो गया है और ये ट्रेड रूट पर भी, यानी कि वॉयस पर भी, यानी समुद्री मार्ग पर भी हमारा कब्जा हो गया है। तो अब तो तुमको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। यदि आपको व्यापार करना है, यदि अपने आप को समृद्ध करना है, संपन्न करना है, तो इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। कहा नहीं, इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे। कहा इस्लाम धर्म नहीं अपनाओगे तो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, इन सबको मार के कुछ मिलेगा है नहीं, तो कहा चुपचाप यहां से निकल लो। तो ये लोग कहा ठीक है चले जा रहे हैं। तो बाइजेंटीन अंपायर के लोगों ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। तो वो कहां पर जाएंगे? वेस्टर्न रोमन अंपायर जाएंगे। तो अब जब ये लोग वेस्टर्न रोमन अंपायर की ओर बढ़ रहे होंगे, जब ये लोग वेस्टर्न रोमन अंपायर की तरफ बढ़ेंगे, तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएंगे, तो देखेंगे हाय राम, ये लोग तो अभी तक ओल्ड टेस्टामेंट को मान रहे हैं, इन्होंने तो न्यू टेस्टामेंट माना ही नहीं है, इनको तो साइंस की परिभाषा ही नहीं आती है, ये लोग तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हर चीज का लॉजिक होता है, उस लॉजिक को ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। एक विद्वान गया, 2 गया, 3 गया, धीमे धीमे जब ये लोग पहुंचने शुरू कर रहे तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत पिछड़े हुए लोग हो। अब यहाँ का जो रोमन कैथोलिक चर्च होगा,
यहाँ के जो लोग होंगे, जिन गुलामों को परेशान किया जा रहा होगा, जिन आदमी औरत को परेशान किया जा रहा होगा, उनको ये लोग समझाएंगे। और समझाएंगे तो 1 को मारोगे, 2 को मारोगे, 10 को मारोगे, विद्वानों को मार के क्या करोगे? शिल्पकारों को मार के क्या करोगे? जो भवन निर्माण करते हैं उनको मार के क्या करोगे? तो यहां पर जब बाइजेंटाइन एम्पायर वेस्टर्न रोमन एम्पायर पहुंचा, तब यहां पर शुरू होता है यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसा। तो आपको बात समझ में आई कि रेनेसा क्या होता है? तो इटली का पुनर्जागरण, इटली रोमन एम्पायर, आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पर यूरोप में पुनर्जागरण कैसे शुरू होता है, आई विश आपको समझ में आ गया। हल्का सा आपको मैंने करेक्ट करा के कोशिश करी है, पूरी तरीके से नहीं बताया, लेकिन आपको कहानी समझ में आई होगी। ओके, तो अगली बात करते हैं। तो इनका अच्छा और भी तरीके थे, और भी चीजें थी कि यूरोप के लोग नहीं अपना रहे थे, क्योंकि यूरोप में ठंडी थोड़ी ज्यादा पड़ती है। ठंडी ज्यादा पड़ती है तो लोग वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, है ना, और जो मांस वगैरह होता है उसको भूज भूज के खाते थे। लेकिन जब से उन्होंने भारत से व्यापार करना शुरू किया था, तब से इन लोगों ने, है ना, जड़ी बूटी खाना शुरू कर दिया था। हल्दी, धनिया, मिर्चा, प्याज, ये सब खाना शुरू कर दिया था, है ना। तो मसाला खाने की आदत पड़ गई थी। तो इन यूरोप के लोगों को भारत के मसाले, भारत की जड़ी बूटियां खाने की इस प्रकार से आदत पड़ गई थी कि उन्होंने इनसे कहा, अरब वालों से, कि हमको व्यापार करने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, हम इससे व्यापार करते हैं, तुम हमसे व्यापार करो। तो ये लोग यहाँ से 1 रुपए की चीज खरीदेंगे तो यहाँ पर 5 रुपए की बेचेंगे। नहीं, कभी 5 गुना, कभी 10 गुना, कभी 4 गुना, कभी 20 गुना, कभी 8 गुना, कभी 12 गुना, यानी हमेशा महंगा बेचते थे। तो इन्होंने कुछ दिन तक तो लिया, लेकिन कुछ दिन तक लेने के बाद इन सभी लोगों ने कहा, एक काम करते हैं यार, बहुत हुआ सम्मान, अब एक काम करते हैं कि इनसे व्यापार नहीं करते हैं। इनसे व्यापार ना करके हम लोग एक काम करते हैं, नया समुद्री मार्ग खोजते हैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, और नया समुद्री मार्ग खोजते हैं, है ना, पूर्वी देशों में भारत तक पहुंचने का, इंडोनेशिया तक पहुंचने का, इसके आगे पहुंचने का। ठीक है, तो कहा ठीक है भाई, पुर्तगाल और स्पेन, इनको ये जिम्मा दिया गया, आप लोग खोजिए। ठीक है, तो पुर्तगाल और स्पेन ने एक जिम्मा उठाया कि हम खोजने जा रहे हैं। तो स्पेन का एक कप्तान था जिसका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस अपने साथ 3 बड़े बड़े जहाज लेता है, उसमें स्टोरेज मतलब कि खाना पीने का सामान रखता है। वास्को डी गामा भी अपना 3-4 बड़े जहाज लेता है और उसमें भी खाने पीने का सामान रखता है, और वहां से निकल पड़ते हैं। अब कोलंबस भी भारत की तरफ निकलता है और वास्को डी गामा भी भारत तरफ निकलता है, भारत को खोजने के लिए। अच्छा, उस समय बार्थोलोमेव डियाज ने क्या करा था? बार्थोलोमेव डियाज ने, जैसे समझ लीजिए, आई विश समझ में आ रहा होगा आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने क्या बोला, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को फिर रीमेक कर दिया जाए, दोबारा बता दिया जाए, बहुत धीमे धीमे बता दिया जाए, ताकि आपकी सोच समझ विकसित हो। लेकिन इसके लिए आपको हल्का सा वर्ल्ड हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए कि पुनर्जागरण नाम की कोई चीज होती थी, है ना, बाइजेंटाइन एम्पायर नाम का कोई चीज होता था, रोमन एम्पायर पहले कहां पर फैला हुआ था? मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर पर पूरा कब्जा हुआ करता था रोमन एम्पायर का। उस्मानिया सल्तनत क्या होती थी? भारत में कैसे प्रवेश करते थे? ये रेड लाइन सिल्क रूट कहलाती है। चाइना इसके लिए 1 बेल्ट 1 रोड बना रहा है, आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि कहीं से भी ऐसे घुस के सीधे आ जाओगे, ऐसे घुस के आ जाओगे, अपने रास्ते होते हैं, दर्रे होते हैं, पासेस होते हैं, उन्हीं से एक रास्ता होता है, उन्हीं से आना पड़ता है। ठीक है, तो समझिएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे मान के चलिए ये है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका में लोग यहाँ से चलना शुरू करें, और यहाँ से घूमते घूमते, अब उनको क्या पता कितनी लंबी तक रास्ता जाना है, घूमते घूमते बार्थोलोमेव डियाज यहाँ पर पहुंच गया, और उसने देखा कि यहाँ से मुड़ता है और ये जाएगा पूर्वी देशों की ओर। बार्थोलोमेव डियाज ने, यानी कि ये दक्षिण अफ्रीका का जो नीचे वाला पार्ट है, इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसे क्यों कहते हैं, है ना, उत्तर महाद्वीप क्या कहते हैं? क्योंकि यहीं से एक गुड होप जगती है कि अब यहाँ से अफ्रीका खत्म होता है और यहाँ से हम लोग सीधे भारत की ओर बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, जिसकी खोज बार्थोलोमेव डियाज ने कर दी थी। तो जो कोलंबस था, कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन उसका जहाज मुड़ गया और वो कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। तो अगस्त 1492 में उसने अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर ली। तो इस प्रकार से वो खोजी तो है उस प्रकार की, अमेरिका पहले से था, लेकिन वो निकला था एक समुद्री मार्ग की खोज की, मतलब ऐसा समुद्री मार्ग जो अमेरिका तक ले जाता है यूरोप से, यानी कि उसने इस प्रकार की खोज करी। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली 1492 में, है ना। तो कोलंबस के पास कौन से जहाज थे, उन जहाजों के नाम क्या है? तो कोलंबस के 3 बड़े जहाज थे, उनका नाम आपका है द नीना, द पिंटा और सेंट मारिया। नीना, पिंटा और सेंट मारिया, ये 3 जहाज थे कोलंबस के। इधर वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए फिर निकलता है, तो उसको गुजरात का एक पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक मिल जाता है यहीं पर आगे। ठीक है, और वो अब्दुल मनिक की सहायता से केरल के कालीकट पर उतरता है। कालीकट का राजा होता है जमोरिन, राजा नहीं होता, उपाधि होती है जमोरिन की। ठीक है, तो कालीकट का राजा होता है जमोरिन। तो जमोरिन ने पुर्तगाली का यानी वास्को डी गामा का स्वागत किया, उसके जहाजों को उतरवाया। तो उनके जहाज के नाम क्या थे? वास्को डी गामा के जहाज के नाम क्या थे? साओ गैब्रियल, साओ रैफेल, याद रखिएगा, साओ गैब्रियल, साओ रैफेल, साओ बैरियो।
तो बैरियो, राफेल और गैब्रियल, ये 3 जहाज के नाम होते हैं वास्को डी गामा के। जमोरिन ने स्वागत किया, खाना पीना खिलाया, मटन भाई जो मांस था बना के खिलाया, मजा आ गया। यहां से उसने जड़ी बूटी ली, मसाला लिया और वापस उसी रास्ते से चला गया। अब जब ये वापस उसी रास्ते से चला गया तो माना जाता है वास्को डी गामा का यह पूरे यात्रा का खर्च निकाल दिया जाए, इस पूरी यात्रा का खर्च निकाल दिया जाए तो फिर भी वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना मुनाफा हुआ था, जो इसकी अपेक्षा में बहुत अच्छा था। इनसे अब व्यापार नहीं करेंगे। फिर धीमे से पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल अपना जहाजी बड़े लेकर आया। अरबों ने रोका कि रुको, तुम नहीं जाने देंगे, तुम्हें व्यापार करने नहीं देंगे। अल्वारेज कैब्राल ने अरब के जहाजों को पलटा दिया और एक जहाज पकड़कर जमोरिन को गिफ्ट में दे दिया। जमोरिन और खुश हो गया। फिर वास्को डी गामा फिर से आया। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, जोवा डी कैस्ट्रो, इस प्रकार से लोगों का आवागमन लगा रहा। पुर्तगालियों को देखते हुए डच आए, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, डेन के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ। फ्रांसीसी क्यों हार गए? क्योंकि उनका पूरा नियंत्रण फ्रांस की सरकार कर रही थी। पूरे अधिकार फ्रांस की कंपनी को नहीं दिए गए थे। डुप्ले एक अच्छा व्यक्ति था, लोग समझेंगे इस चीज को वन बाय वन करके। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको वास्को डी गामा के जहाज बताए, मैंने आपको कोलंबस के जहाज बताए, मैंने आपको पूरी चीज बताई कि आखिर 1453 ईस्वी में क्या घटना घटी। तो 1453 ईस्वी में इस पूरे एरिया पर उस्मानिया सल्तनत ने कब्जा कर लिया था। 1453 ईस्वी में। तो 1453 ईस्वी के बाद कहानी बदलना शुरू हो जाती है और एक नए समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि भारत पहले नहीं था, पहले भारत था। ठीक है, तो आई विश आपको समझाने में कामयाब रहा। यदि कामयाब रहा तो यानी कि कल आपको जो शॉर्ट वीडियो मिलेगा उसमें मैं पढ़ूंगा कि आखिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल कितने पार्टनर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन कौन संभालता था। आपके मन में बहुत दिक्कत होती है कि सर गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका मतलब क्या है? क्या कब प्रेसिडेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंसी का गवर्नर क्या होता है, क्या उसकी परिषद भी होती है, उसकी परिषद में कितने लोग होते हैं, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या गवर्नर जनरल उसकी परिषद से अलग है, या गवर्नर उसकी परिषद अलग है, या भारत परिषद क्या हो जाती है, फिर ये विधान परिषद कैसे बनेगी, भारतीयों को बजट में अधिकार कब मिलेगा। तो इसको वन बाय वन करके एक एक करके रोज 5-5 10-10 मिनट की एक क्लास आपको देते चले जाएंगे और इस प्रकार से आप पूरी तरीके से संविधान के मास्टर बन जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर कैसा लगा वीडियो। यदि अच्छा लगा होगा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, फिर पेड बैच में आइए, उससे वही पढ़िए। ठीक है, तो जैसा आपका मन हो वैसा कमेंट में जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में, तो उससे पता चल जाएगा कि आप कितनी उम्मीद है, कितना आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और डेली बेसिस पे मैं आपको 5-5 10-10 मिनट के एक टॉपिक करके पढ़ाता चला जाऊं। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मजा आया तो बताइएगा जरूर। थैंक यू।